हम जानते हैं कि देश में लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और उसी संदर्भ में नागौर का चुनाव भी बहुत ही दिलचस्प है। और मैं नागौर के चुनाव को दिलचस्प इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे हमको बहुत ही एंटरटेनमेंट दिखाई देता है। जो यहाँ के सांसद रहे हनुमान भाई, मैं उनको नागौर का राहुल गांधी कहता हूं। देश में जब भी राहुल गांधी जी भाषण देते हैं तो देश के लोगों का एंटरटेनमेंट होता है। वो जब भी पार्लियामेंट में बोलते हैं तो पार्लियामेंट का एंटरटेनमेंट करते हैं और लोग भी उनका भाषण इसलिए सुनते हैं कि वो सारे देश को हंसाते हैं। मैं भी यही देखता हूं कि हनुमान जी देश के लोगों का हंसाने का काम ज्यादा करते हैं, विकास का काम कम करते हैं। इसलिए हमको एक ऐसे उम्मीदवार की जरूरत है जो यहां पे नागौर का विकास कर सके। हमको अगर एंटरटेनमेंट देखना होगा तो वो तो हम कोई जो है टीवी खोल के कपिल शर्मा का कॉमेडी सर्कस भी देख सकते हैं। अगर हमको विकास चाहिए, हमको नागौर में भारत सरकार की परियोजनाएं चाहिए, हमको यहाँ पे 1000 करोड़ रुपया कि जो यहाँ की जनता चाहे वो सांसद हमारी सरकार से लेके आ सके, हमको ऐसा नेता चाहिए। एक समय था जब हनुमान जी का डंका था, वो समय निकल चुका है। उन्होंने जाट समाज को बहुत ही गुमराह करने का काम किया, उन्होंने राजस्थान की जनता को बहुत ही गुमराह करने का काम किया। आज वो सारे लोग उनको समझ चुके हैं, जान चुके हैं और जो नागौर की जनता ने भुगता है, क्योंकि अगर हमारी सरकार है और कोई इंडिपेंडेंट आदमी कोई सांसद बनके कोई भी काम नहीं करवा सकता, ये हमको अच्छे से पता है। हमने उनको कई भाषणों में सुना, हनुमान जी को, कि वो कहते मैंने बहुत संघर्ष किया है और मैं संघर्ष कर रहा हूं। तो आपका संघर्ष तो ठीक है, मगर आप ये नागौर की जनता का संघर्ष क्यों करवा रहे हैं? हम सभी जानते हैं कि देश में मोदी सरकार बन रही है, अच्छे खासे बहुमत से बन रही है और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ऐसे समय में जब देश में सरकार बने और उस समय में अगर सांसद कोई और पार्टी का हो तो मैं समझता हूं काम कभी भी नहीं हो पाएंगे। तो यहां पे नागौर की जनता को चुनना है कि उनको एंटरटेनमेंट चाहिए या उनको विकास चाहिए। क्योंकि मैं जितना जानता हूं, कोई भी इंडिपेंडेंट आदमी आकर वो चाहे सरकार के पास में जितना मर्जी रोए, मगर अगर वो हमारी पार्टी का होता है तो उसके काम ज्यादा होते हैं। क्योंकि राजस्थान में भी हमारी सरकार है, तो आज जब राजस्थान में हमारी सरकार है, देश में हमारी सरकार है, तो ऐसे समय में नागौर की जनता को ये चाहिए कि वो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताए, यहां पर हमारे उम्मीदवार को जिताए। आज तो पूरे दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। हमने जितनी भी घोषणाएं करी, आज वो सारी घोषणाएं हमने पूरा किया और आज के दिन ही सुबह प्रधानमंत्री जी ने हमारी पार्टी का नया मैनिफेस्टो भी जारी किया और आज के दिन ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी है। मैं आज उनको भी नमन करता हूं और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि विपक्ष के पास में आज और कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए आज वो जनता को गुमराह कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करे। आज मैं बाबा साहब की जयंती पर यह कहना चाहता हूं कि सारे विपक्ष के लोगों के पास में, पहले हमको याद है जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती थी तो ये कहते थे ईवीएम हैक कर लेते हैं, हम जो है ईवीएम की मशीन में गड़बड़ी है। तब ये सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से इनको मुंह की खानी पड़ी।
फिर उसके बाद में रफाल रफाल चिल्लाते रहे कि रफाल में घोटाला हो गया, रफाल में ये हो गया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से मुंह की खानी पड़ी। फिर ये बोलने लग गए ईडी सीबीआई। अब ईडी सीबीआई, अगर आप लोग जो है भ्रष्टाचार करेंगे, अगर आप लोग जो है डाका डालेंगे, अगर वहां पे पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार होगा, वहां के मंत्री के यहाँ से 51 करोड़ रुपए कैश मिलेगा, अगर कांग्रेस के नेता के यहाँ पे झारखंड में अगर वहां से 350 करोड़ रुपया कैश मिलेगा, तो ईडी सीबीआई को क्या हमने घर पे बैठने के लिए बनाया है? क्या ईडी सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है? ईडी सीबीआई को तो हमसे पहले कांग्रेस की सरकार ने बनाया, मगर वो ये काम उनसे नहीं करवाती थी, क्योंकि वो खुद ही भ्रष्टाचार करती थी, इसलिए वो अपने आप को कैसे पकड़वाती। मगर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। इसलिए ये सारे विपक्ष को मालूम है, जो कि 10 साल से बेरोजगार घूम रहे हैं, कि प्रधानमंत्री जी किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते। इसलिए ईडी सीबीआई आज जो काम कर रही है, मैं उनको बधाई भी देता हूं कि वो ऐसे भ्रष्टाचारियों को पकड़ के लेके आ रही है, उनको जेल में डालने का काम कर रही है। और आज जो इंडिया अलायंस है, इनके ज्यादातर नेता तो अपना तिहाड़ जेल में ही बैठे हैं। मैं अगर बात करूं अपना तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो थे पहले, आज जो उनकी बेटी है वो भी तिहाड़ जेल में है। आज जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, इंडिया अलायंस का जो एक जो है अपना पार्टनर है, आज जो है वो भी जेल में है। तो सारे नेता तो इनके जेल में जा रहे हैं, या तो जेल में जा रहे हैं या बेल पर बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग, और मैं एक दिन जो है जमा कर रहा था कि इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर है, अगर उनका भ्रष्टाचार का टोटल किया जाए तो 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार आता है। तो 12 लाख करोड़ रुपए देश की जनता से लूट कर खाए, और आज वो बोले कि ईडी सीबीआई उनको ना पकड़े, ऐसा हो नहीं सकता और कभी होगा भी नहीं। और आज जब उनके पास में कोई मुद्दा नहीं बचा विपक्ष के पास, तो आज वो ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने, अभी आपने सुना होगा, 2 दिन पहले दौसा की रैली में कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी भी अगर धरती पर आकर मुझे कहेंगे कि आरक्षण खत्म कर दो, तो मैं आरक्षण खत्म नहीं करूंगा, और जो संविधान बन गया है, जो आरक्षण हो गया है, वो हमेशा जारी रहेगा। इसलिए मैं सारी जनता को भी ये कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ पर जो आपके कांग्रेस के समझौते से एक जो आपके पूर्व सांसद यहाँ पे उम्मीदवार बने हुए हैं, अगर मेरे एससी समाज को, एसटी समाज को, अनुसूचित समाज को याद होगा कि 2011 में हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा था। ये वही हनुमान बेनीवाल है जिन्होंने पत्र लिखा था जब वो एमएलए थे, और उन्होंने सरकार को पत्र लिखा था कि एससी की प्रमोशन को रोका जाए, जो एससी को प्रमोशन में आरक्षण मिलता है उसको रोका जाए। ये वही हनुमान बेनीवाल है जो आज जाकर एससी के पास में जाकर उनको गुमराह कर कर उनकी वोट मांगने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका कांग्रेस से समझौता हो गया। तो जो व्यक्ति एससी का आरक्षण का विरोध करे, जो उनको प्रमोशन जो मिलती है उसमें उनके आरक्षण का विरोध करे, ऐसा व्यक्ति एससी एसटी समाज का क्या भला करेगा, मैं जनता से पूछना चाहता हूं। और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई अगर ये आगे बढ़ गए तो हमारी दरी कौन बिछाएगा। तो अगर ये एससी समाज को केवल दरी बिछाने वाला समझते हैं हनुमान जी, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपका राजनीति जो भी सारा गेम प्लान था वो सारा खत्म हो चुका है। बहुत ही मुश्किल से विधानसभा का चुनाव आप लोग जीते हो, केवल 1 सीट आपकी अकेले की आई है, मगर इस बार नागौर की जनता, राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि आपको वोट देकर वो केवल अपने बच्चों का भविष्य खराब करेंगे, वो केवल नागौर का भविष्य खराब करेंगे। अगर नागौर का भविष्य किसी के उज्जवल हाथों में है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी, अगर किसी के हाथों में है तो उसका नाम है ज्योति मिर्धा, क्योंकि वो एक टीम बनकर, अगर राजस्थान का भविष्य किसी के हाथ में है तो उनका नाम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जब ये टीम बनती है, और आपने देखा होगा, और मैं नागौर की जनता को कहना चाहता हूं कि हम जो बैग में ताला लगाते हैं, एक वो ताला आता है जिसमें 3 नंबर होते हैं, अगर वो 3 नंबर का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं हो तो ताला खुलता नहीं है, बंद भी नहीं होता। अगर ऊपर का नंबर आपने मोदी जी को दिया, नीचे का नंबर आपने भजनलाल शर्मा जी को दिया, तो बीच का नंबर अगर वहां पे ज्योति मिर्धा नहीं आएगी तो ये कड़ी आपकी टूट जाएगी, विकास का ताला कभी खुलेगा नहीं। इसलिए तीनों नंबर को ठीक से डालो, तीनों नंबर का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाओ, तो यहाँ का नागौर का विकास का ताला खुल सकता है।
आप शुरू करें, मेरा हो गया। राहुल गांधी जी बता रहे हैं हनुमान बेनीवाल को, तो बीजेपी ने 2.5 साल तक राहुल गांधी को भाजपा में क्यों रखा, अलायंस क्यों रखा? किसको रखा? हनुमान बेनीवाल को। देखिए, हनुमान बेनीवाल जी हमारे समझौते पे आए थे, और वो जब तक यहाँ के विकास की बातें करते थे तब तक तो सब ठीक था। जब वो अपनी राजनीति उन्होंने शुरू करी और वो नागौर की जनता का विकास भूल गए, तो यहाँ के राजस्थान की जनता का विकास भूल गए, और उनको लगा कि अब मैं और आगे बढ़ूंगा, मेरे बड़े बड़े सपने हैं। तो सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आप अगर जनता का विश्वास खो देंगे, अगर जनता के विश्वास से विश्वासघात करेंगे, अगर आपको केवल अपनी राजनीति दिखाई देगी, अगर आपको केवल अपना एजेंडा दिखाई देगा, और आपको जिन लोगों ने जिताया, मैं उनसे हनुमान जी से पूछना चाहता हूं कि ये लोग जो आपके पीछे हैं, जो आपको जिताते हैं, क्या आपने उनसे पूछा कि आपको ये वाला समझौता करना चाहिए, कांग्रेस के साथ में जाना चाहिए? केवल अपनी राजनीति खेलने के चक्कर में आप अपने साथ में जो आपकी भोली भाली जनता, जो सारा जाट समाज आपके साथ में लग जाता था, उसको क्यों ऐसे गुमराह करते हैं? सर, हनुमान बेनीवाल ने अभी एक बयान दिया है उपराष्ट्रपति को लेकर कि सरपंच भी नहीं बन सकते, उसको लेकर क्या करें? मैं आपको यही कह रहा था कि नागौर की जनता को तय करना है कि उनको एंटरटेनमेंट चाहिए या उनको विकास चाहिए। क्या उनको भद्दी टिप्पणी करने वाला नेता चाहिए, या उनको यहाँ पे नागौर में यहाँ पे नहर का पानी आए, यहाँ पे कॉलेज बने, यहाँ पे हॉस्पिटल बने, यहाँ पे और अच्छे विकास के कार्य हो, ये काम चाहिए? तो अगर जो भी देश के उपराष्ट्रपति हैं, आज वो उनके बारे में कोई भी भद्दी टिप्पणी करना एक किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सांसद रहा हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो, उसको शोभा नहीं देता। क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देश का बहुत ही बड़ा पद होता है। उनके पद के बारे में बोलना, ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलना, और वो कह रहे सरपंच, तो वो तो देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो कह रहे सरपंच नहीं बन सकता। तो इसलिए इतना अभिमान अपने ऊपर में नहीं होना चाहिए, अपने ऊपर में इतना गरूर नहीं होना चाहिए, ऐसा सत्ता का गरूर नहीं होना चाहिए। आप जो यहाँ के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि बहुत हो गया गुमराह करना। अभी यहाँ पे नागौर में विकास की जरूरत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने की जरूरत है। हनुमान बेनीवाल जी मुसलमानों को लेकर अशोक गहलोत को गालियां देते थे और बोलते थे अगर आपको मुसलमानों का इतना हितैषी बना था आप पाकिस्तान चले जाओगे। आज वही हनुमान बेनीवाल मुसलमानों को वहां पे मत्था टेक रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं किसी समाज के ऊपर में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हर समाज का एक अपना स्थान होता है। मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हर धर्म में कोई भी आदमी अगर वो अपने धर्म के स्थान पर जाता है और उसको शांति मिलती है, तो वो स्थान कभी बुरा नहीं हो सकता। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आप, क्योंकि आपको राजनीति के कारण, आपको वोट के कारण में आप जो है एक धर्म को गाली देकर, एक कोई व्यक्ति को गाली देकर, जाति को गाली देकर कोई भी आगे नहीं बढ़ने का काम कर सकते हैं। सर, नागौर सीट को लेकर क्या स्थिति लग रही है अभी, आपको क्या मानते हैं? देखिए, मैं केवल नागौर की बात नहीं करता, मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ। पूरे राजस्थान में 25 की 25 सीटें 4 जून को यहाँ की जो जनता से मैं मिल रहा हूँ। अब ये जो चुनाव है धीरे धीरे जाति से जो है ऊपर उठ चुका है, जाति बिरादरी से, धर्म से ऊपर उठ गया है। और जैसे प्रधानमंत्री जी आकर उनको जो आशीर्वाद मिल रहा है, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, और जैसा हमारा पहले रिजल्ट रहा है, 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, और अच्छे बहुमत से जीतने जा रही है।